हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10th का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और इसको इजी रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। और नोट्स के साथ समझाए तो आपको अच्छा समझ भी आएगा, ठीक है। सो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, ठीक है। सिंपल है, वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, सिंपल। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है क्वेश्चन कि सर, दिवाली के दिन, होली के दिन हम अपने घर पे बाहर, घर के बाहर टांगने के लिए ना वो एक शुभ लाभ वाला बनाते हैं, ठीक है। कागज से बनाया हमने, यानी रॉ मटेरियल से बनाया और उसको वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया हमने, ताकि हम उसको घर के बाहर लगाएं। तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा? नहीं दोस्त, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन ये होती है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में जब आप प्रोसेस करो रॉ मटेरियल को और उसको कन्वर्ट कर दो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, तो उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। आपने जब अपने घर के बाहर टांगने के लिए वो बनाया होगा शुभ लाभ वाला, तो आपने एक बनाया होगा, दो बनाया होगा, तीन बनाया होगा, ज्यादा से ज्यादा चार बनाया होगा, ठीक है। बट अगर हम देखें कोई ऐसी फैक्ट्री जहां पर यही काम होता है, घर पे, घर के बाहर टांगने के लिए बहुत सारे वो बनाए जाते हैं शुभ लाभ वाले, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, क्योंकि वो एक ही दिन में 1000, 2000, 3000 बना रहे हैं। बट आप क्या बना रहे हो? 2 या 4 बना रहे हो, अपने घर के लिए बना रहे हो, और आप डेली नहीं बनाओगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा। और फैक्ट्री में बनता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, ठीक है जी। समझ आ गया? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को बनाना लार्ज क्वांटिटी में, रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है जी। क्लियर हो गया हमको? जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि आप क्या करते हो कि वुड को पेपर में कन्वर्ट करते हो, शुगर केन से शुगर बनाते हो, यार्न से क्लोथ बनाते हो, ठीक है। बट इसकी एक कंडीशन है कि ये बड़े स्केल पे होना चाहिए, फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यार्न हो गया। आपने देखा होगा सर्दियों में आपकी दादी नानी क्या बनाती है, आपके लिए स्वेटर वगैरह बनाती है, बुन के बनाती है, ठीक है, यार्न से बनाती है स्वेटर वगैरह। तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा? नहीं जी, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने 1, 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा 5 स्वेटर बनाए होंगे आपके लिए, ठीक है। बट अगर हम बात करें फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री में तो बहुत हजारों हजारों बनते हैं एक दिन में। तो मैन्युफैक्चरिंग, जो स्वेटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर आपके घर में 1-2 बन रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा। बट वही जब लार्ज क्वांटिटी में फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। क्लियर हो गया? और देखो, आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स में बताया था कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, वो सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है। ओके जी। सो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है, क्योंकि वो भी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो भी फैक्ट्री वगैरह में होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जितनी ज्यादा एक कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी ना, उतनी ज्यादा माना जाता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी होगी ज्यादा। जैसे कि आप देखते हो चाइना देखते हो, अमेरिका देखते हो, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा फैक्ट्री है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। तो मानते हैं कि उनमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी उस कंट्री में ज्यादा है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताओ, आपको क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन क्यों माना जाता है, डेवलपमेंट की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन यही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के साथ क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर डेवलप हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसका रीजन ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज, पॉइंट लिखे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। आपको पता ही है कि हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं, ठीक है, इरीगेशन के लिए पाइप और वो सारी की सारी चीज़ें, पंप वगैरह बनते हैं, तो वो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, जो कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या है, हैवी डिपेंडेंस है लोगों की। तो सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको थोड़ा कम कर रहा है। कैसे?
लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जॉब मिल रही है, जिसकी वजह से अब क्या है कि जो डिपेंडेंस थी लोगों की एग्रीकल्चर पे वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा प्रेशर था कि लोगों को जॉब देनी ही देनी है, अब वो कम हो गया, क्योंकि जिनको जॉब नहीं मिलती वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके काम कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी बंदे की फैमिली में 10 लोग काम करते हैं और 5 लोग मान लो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो 5 लोग क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, तो फिर फायदा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि लैंड तो उतना ही है। 5 लोग काम करेंगे तब भी 100 किलो उग रहा है, 10 लोग काम करेंगे तब भी 100 किलो उगेगा। तो वो जो 5 लोग हैं एक्स्ट्रा वो क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में काम कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर लेंगे। समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट ब्रिंग्स द इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी खत्म होती है कंट्री से। कैसे खत्म होती है कि मान लो कोई अनएम्प्लॉयड है, क्यों, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके काम कर लेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाके काम कर लेगा। ठीक है, और इससे गरीबी भी हटेगी, क्योंकि जब उसको काम मिलेगा तो गरीबी भी हटेगी, पॉवर्टी भी हटेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्पिंग ब्रिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री एंड द इन ट्राइबल एंड द बैकवर्ड एरिया। इसका मतलब कि जो रूरल इंडिया है, ठीक है, जो रूरल एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट होगा अगर वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगाई जाएगी। आप देखना कि जिन गाँव में फैक्ट्री लगना स्टार्ट हो जाती है ना, वहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर फिर पानी भी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, तो यानी जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो अर्बन एरिया में यानी शहरों में और जो गाँव में जो डिफरेंस है, अगर गाँव में फैक्ट्रियाँ लगने लगी ना तो वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करती है रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। इसका मतलब ये है कि जब जो चीज़ हम फैक्ट्री में बनाते हैं, जब उसको दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो उस कंट्री की करेंसी हमको मिलती है। अगर आपने अमेरिका में कोई चीज़ बेची है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करी है उसकी, और अमेरिका में वो चीज़ बेची है, तो आपको वो कौन सी करेंसी में पे करेंगे, रुपए में तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके वहाँ रुपए नहीं चलता, तो वो डॉलर में देंगे, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि countries that transform their raw material into wide variety of finished goods of higher value are prosperous। यानी उन कंट्रियों को ज़्यादा प्रॉस्परस माना जाता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, ज़्यादा प्रॉस्परस माना जाता है, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं बड़े लेवल पे। ठीक है, बड़े लेवल पे जितना ज़्यादा आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो लार्ज क्वांटिटी में, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉस्परस कहलाते हो। ठीक है, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाई इन द इंक्रीज एंड द डाइवर्सिफाइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी इंडिया जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इंडिया प्रॉस्परस होगा, और जितनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इंडिया प्रॉस्परस होगा। ठीक है, मतलब उतना ही इंडिया का उत्थान होगा। ठीक है, और अच्छा होगा इंडिया के लिए। तो ये है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है ना, देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आपस में डिपेंडेंट है। जैसे कि देखो सिंपल सीधी बात है, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, पाइप की ज़रूरत पड़ेगी इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए बहुत सारी अलग अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको कौन देता है, इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देती है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा होता है कि उसको एक क्या मिल जाता है, एक मार्केट मिल जाती है एग्रीकल्चर से। मतलब एग्रीकल्चर में जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो क्या कहाँ से खरीदेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री से जो चीज़ें बन रही है वहीं से खरीदेंगे। तो यानी ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे या इंडस्ट्रीज़ पे, और इंडस्ट्रीज़ मार्केट के लिए डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। ठीक है जी, तो यही लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि दे मूव हैंड टू हैंड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड टू हैंड, एक्सप्लेन दिस लाइन। ठीक है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। So agro industry give a major boost to agriculture by raising its productivity and providing them tools and products such as fertilizer etc। इसका मतलब है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती ना, जैसे कि मान लो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी शुगर केन की इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है कि शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, तो एक तरह से एग्रीकल्चर की भी हेल्प हो रही है। ठीक है, कि इतना सारा जो शुगर होता है वो अब कहाँ बेचे, तो अब वो चीनी की फैक्ट्री में जाकर बेच सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये फ़ायदा हो ही रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, उनको टूल्स और प्रोडक्ट वगैरह लाइक फर्टिलाइज़र वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह वो भी फैक्ट्री में बनते हैं, तो उससे भी एग्रीकल्चर की मदद होती है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जो इंडस्ट्रीज है, अभी हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड है इंडस्ट्री के। अब इंडस्ट्री देख लेते हैं। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और प्लास्टिक्स एंड द पीवीसी पाइप, मशीन्स, टूल एटसेट्रा टू द फार्मर। ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड है, हमारी इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट वगैरह मिलते हैं। और इंडस्ट्री कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट वगैरह बेचती है फार्मर को। सिंपल। ठीक है जी। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी, यानी नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्रीज का। तो मैं आपको पिछले 20 सालों की बात बताता हूँ, यानी लास्ट 2 डेकेड्स की अगर बात करूँ ना मैं, तो जो शेयर है इंडस्ट्रीज का हमारी जीडीपी के अंदर, जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो है 27%। सही है, इतना ठीक ठाक है। बट दिक्कत यह है कि उसमें से जो 10% है ना, वो माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं कहलाता। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो क्वेरिंग का मतलब होता है स्टोन को एक्सट्रैक्ट करना। तो आप रॉ मटेरियल को, मतलब स्टोन जो है ज़मीन से निकाल रहे हो, मतलब कोयला वगैरह एक तरह से, या गोल्ड सिल्वर जो ज़मीन से निकाल रहे हो, तो वो रॉ मटेरियल से आप फाइनल गुड्स में थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हो, वो तो आप सिर्फ निकाल रहे हो, है ना। तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं आता। समझ रहे हो, माइनिंग भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं आता, क्योंकि आप उसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ज़मीन से निकाल रहे हो, आप उसको फिनिश गुड्स में थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। तो ऐसा थोड़ा ना कि ज़मीन के अंदर से बिल्कुल वो वैसा आप गोल्ड निकालोगे कि जो फीमेल्स है उसको पहन के घूम सके, ऐसा तो नहीं है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो यानी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर है वो सिर्फ 17% है। ठीक है, अब 17% अब आपको कम लग रहा होगा थोड़ा, मैं आपको बता दूं ये बहुत कम है। ये ईस्ट एशियन जो इकोनॉमी है वहाँ पर 25 to 35% शेयर होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, बट हमारे इंडिया में सिर्फ 17% है। और इस कोविड-19 के चक्कर में तो और ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, तो हमारी एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है, यानी फुल फॉर्म आ सकती है इसकी NMCC। ठीक है, MNCC जिसे कहते हैं, उसने कुछ अप्रोप्रिएट मेजर लिए हैं ताकि इस 17% को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेजर लिए हैं ताकि 17% को बढ़ाया जा सके। ओके जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हमें ये समझ आ गया कि इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फैक्ट्री हमारे लिए ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको कहाँ स्टैब्लिश करें, गाँव में, शहरों में, कहाँ लगाए। ठीक है, यानी अगर मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ या इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, अब मेरे को फैक्ट्री लगानी है, तो मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। ठीक है, फैक्ट्री लगाने से पहले तो देखो, सबसे पहला तो है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मतलब इंडस्ट्रियल लोकेशन सोचने से, मतलब लगाने से पहले कहीं भी फैक्ट्री बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है इंडस्ट्रियल लोकेशन को, कि दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो सिंपल सीधी बात है। ठीक है, मैं एक फैक्ट्री वहीं लगाऊंगा जिसके पास में मेरे को रॉ मटेरियल भी मिल जाए। मतलब अगर मान लो मैं चीनी की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ पर गन्ना बन रहा हो। ठीक है, या गन्ना उग रहा हो, आई एम रियली सॉरी, गन्ना उग रहा हो। ठीक है, आलू की फैक्ट्री वाला जोक याद आ गया मेरे को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। चलो, जहाँ पर गन्ना उग रहा हो ना, मैं वहीं पर क्या बनाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। किसकी फैक्ट्री लगाऊंगा, चीनी की फैक्ट्री लगाऊंगा, ताकि मेरे को रॉ मटेरियल भी मिल जाए। और ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ पर लेबर भी मेरे को मिल जाए, कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी और मार्केट यानी लोग भी मिल जाए चीनी खरीदने के लिए, मेरे को दूर ना जाना पड़े अपनी चीनी बेचने के लिए। ठीक है, ये चीज़ तो इन्फ्लुएंस करती है। साथ में आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें ये लिखा है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बनने लग जाती है ना, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होती है, वैसे वैसे उस एरिया का अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उस एरिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वो थोड़ा थोड़ा शहरों जैसा बन जाता है। मतलब मान लो एक गांव है, गांव में क्या है, बहुत सारी फैक्ट्री लगने लग गई, इंडस्ट्रीज लगने लग गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी। ठीक है, वहाँ पर और भी एक्टिविटी, मार्केट भी बनेगी वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन, यानी उस एरिया का शहरीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइस एटसेट्रा टू द इंडस्ट्री। अगर आप सिटीज़ में लगाते हो तो सिटीज़ में क्या फ़ायदा होता है, वहाँ पर आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट
एंड फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये आपको कहाँ मिल जाती है, ये आपको मिल जाती है आपके सिटीज़ में, क्योंकि आप देखोगे गांव में इतने ज़्यादा बैंक नहीं होते, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कच्ची सड़क होती है गाँव में, तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती गाँव में, यानी रूरल इंडिया में या रूरल एरिया में। बट सिटीज़ में क्या है, ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। बट मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले यही पॉइंट है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर और मार्केट, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसी भी आप लिख सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी भी ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या है कि कम टैक्स वगैरह ले रही हो या थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हो, तो जो मैं हूँ, अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं सोचूंगा कि वहीं पर लगाऊँ फैक्ट्री जहाँ पर मेरे को थोड़ा फ़ायदा होगा, है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, ये बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं और कंफ्यूज जाते हैं, होता है क्या, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक द यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर नोन एज एग्लोमरेशन। जैसे कि मान लो एक सिटी है, सिटी के मतलब एक एरिया है जहाँ पर क्या है, बहुत सारी फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री है कि जो क्या करती है, रबड़ से क्या बनाती है, सोल बनाती है। जूते के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको सोल कहते हैं, ठीक है। और साथ ही में एक फैक्ट्री है जो सोल से क्या बनाती है, उसके ऊपर वाला पार्ट यानी जूते का पूरा बनाती है, फ्रेम। तो देखो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कैसे, क्योंकि जो सोल बना रहा है वो सोल क्या करेगा, डायरेक्ट उस इंडस्ट्री को बेच देगा, उसके साथ वाली फैक्ट्री को बेच देगा, ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। मान लो पास में क्या है, बैंकिंग है, बैंकिंग या इंश्योरेंस की कोई बिल्डिंग है या इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो इंडस्ट्री है मुझसे इंश्योरेंस ले लेगी। मतलब क्या है, ये सारी की सारी इंडस्ट्री आपस में आकर एक दूसरे की हेल्प करती है, तो इसको ही क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जितने भी ये अर्बन सेंटर्स है, अर्बन सेंटर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री होती है और वो एक दूसरे की हेल्प करती है, एक दूसरे को एडवांटेज ऑफर्ड करती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो मैं जूते बनाने वाला हूँ, मेरी जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, तो मेरे लिए सोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को दूर से खरीदना पड़ेगा। बट अब क्या है कि मेरे पास में ये फैक्ट्री है जो सोल बनाती है, तो मैं उससे खरीद लूँगा, मेरी हेल्प हुई, ठीक है। और उसकी भी हेल्प हुई, क्यों, क्योंकि उसको हाथों हाथ उसको दूर नहीं जाना पड़ा अपना सोल बेचने के लिए, उसकी भी हेल्प हो गई, मेरी भी हेल्प हो गई। ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्री आपस में एक दूसरे की हेल्प करती है, ठीक है। और मान लो मेरे पास में एक और फैक्ट्री हो जो क्या करती है, शूज़ को मतलब पॉलिश वगैरह करती है। तो मतलब पॉलिश से कहने का मतलब है कि थोड़ा सा है ना, जब बनाते हैं ना शूज़ को, तो उस पर क्या होता है, थोड़ा सा डस्ट वगैरह लग जाता है, तो एक पॉलिश करवानी पड़ती है शूज़ को बेचने से पहले। तो पॉलिश वाली फैक्ट्री भी अगर साथ में होगी तो मैं वहाँ पर भेज दूंगा, तो उसका भी फायदा मेरे। तो ऐसे क्या होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जब पास होती है, फैक्ट्रीज पास होती है, तो एक दूसरे की हेल्प करती है, तो इसी को कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बिफोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैं आपको बता दूं बिफोर इंडस्ट्रीज तो नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस, इसको इंडिपेंडेंस कर लेना। आज़ादी से पहले क्या होता था, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती थी ना, वो कोस्टल एरिया में होती थी। अब ये कोस्टल एरिया क्या होता है, वो ये तट वाला एरिया होता है ना, जिसके पास पानी होता है, तो वहाँ पर होती थी ज़्यादातर फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज ब्रिटिश के टाइम में। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो क्या करते थे, बेचते थे, मतलब कोस्टल एरिया से, क्योंकि वहाँ पहले तो जैसे एयरप्लेन की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे, सी के रास्ते कोस्टल लाइन पे इसलिए बनाते थे ताकि उनको ट्रांसपोर्ट करने में ईजी रहे। ओके यार, सो यहाँ पर होता है आपका पार्ट 1 खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी ना, कि भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि क्लास के हर बच्चे के पास, हर ग्रुप के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मेरे को शिकायत करते हैं, सर हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है फिर भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती जब आप वीडियो अपलोड करते हो। तो वो दोस्त इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में एक नोटिफिकेशन का बेल है, उसको भी दबाते करो। तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि सर नहीं आ रहा, तो ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में यार मेरे एक दूसरे चैनल का लिंक भी दे रखा होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी नोटिफिकेशन बेल दबा देना। अभी तक कुछ अपलोड तो नहीं किया, बट उस पर बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए अपलोड करूँगा जल्दी ही, ठीक है। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, नोट्स के लिए है ना, या तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ड्राइव का लिंक दे रखा होगा, और ड्राइव का लिंक अगर नहीं दे रखा तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। या तो एक टेलीग्राम ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने अपना एक चैनल बना रखा है मेन पॉइंट स्टडी के नाम से। वहाँ पर आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है वर्कशीट, वो भी मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आपके लिए कि आपको इधर उधर जाना ना पड़े, बहुत अच्छी वर्कशीट है, वो भी मिल जाएगी आपको। और साथ में मैं MCQ वगैरह का टेस्ट वगैरह वहाँ लेता रहता हूँ, और ये फ्री है, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ।
ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा होगा, जियो का, हिस्ट्री का, सिविक्स का और साइंस वगैरह के भी अपलोड करे होंगे, या मैथ वगैरह के बाकी जो रिलेटेड सब्जेक्ट अपलोड करे होंगे, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना, वैसे ही सारे के सारे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे, सारे के सारे पार्ट आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है यार। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। 20,000 के बहुत ज़्यादा करीब है हम, आई होप इस मंथ में हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।